Hello and welcome back to our channel. If you are preparing for the PMP exam and want to excel your project management skill, you are a right place. Okay, आज हमने असेस एंड मैनेज इसका चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर और बहुत ज़्यादा की कॉन्सेप्ट से। तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्स पार्ट 1 में कवर की, वो बहुत लेंथी हो गई थी वीडियो, तो इसलिए हमने पार्ट 2 इसका रखा है। जस्ट टू रिमाइंड, हमने पार्ट 1 में किया क्या है, जस्ट मैं आपको इसका रिव्यू करवा देता हूँ। हमने ये डेफिनेशंस देखी थी पीएमपी एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन से। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट रिस्क देखा था, जो अभी तक देखते गए हैं। रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच देखी थी। रिस्क मैनेजमेंट प्लान देखा था हमने। क्लासिफिकेशन दी थी 4 कैटेगरीज में, रिस्क को क्लासिफाई किया था। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी हैं हमने। प्रॉमिस देखा था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस किया था, जहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी हाई मीडियम लो इम्पैक्ट को देखा था। और क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस किया था, जिधर हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं। देन हमने मोंटी कार्लो देखा था कि हम बाय रनिंग मल्टीपल सिनेरियो विद वेरीफाइंग पैरामीटर्स हम कंप्यूटर सिमुलेशंस करते हैं, देखते हैं। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम इस चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इसको मैंने लहदा दिया था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और पहली चीज़ है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। एक्सपेक्टेड का वर्ड है। अच्छा, ये क्या होता है? इट्स अ वे ऑफ क्वांटिफाइंग द एक्सपेक्टेड लॉस और गेन फ्रॉम अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट को लेने से आपको क्या लॉस और गेन हासिल होगा, गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। आपको प्रोबेबिलिटी पता हो कि मेरी ये लॉस की प्रोबेबिलिटी है, ये गेन की प्रोबेबिलिटी है, और उसको इम्पैक्ट निकाल के आप फ्यूचर में देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट लेने देने से मुझे, लेने या ना लेने से मुझे क्या उसकी एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकती है। डेफिनेशन तो इतनी है। फार्मूला इसका है EMV, प्रोबेबिलिटी को आप इम्पैक्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इसके लिए स्पेशल ये न्यूमेरिकल आएंगे नहीं। न्यूमेरिकल्स आते नहीं हैं मोस्टली आपको PMP के एग्जाम में, बट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कभी वो बिल्कुल जिसमें मैथ लेस, क्योंकि कैलकुलेटर अवेलेबल होता है आपके एग्जाम के पोर्टल पे, आपको कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, तो आप इजीली देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डाली हैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए। अच्छा, पहली जो एग्जांपल है आप देखते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू की। अच्छा, आपके पास ऑप्शन है, आपको दो ऑप्शन होंगी। मैंने आपको कहा था हमेशा इसमें दो ऑप्शन होती हैं, एक सक्सेस की होती है, एक फेलियर की होती है। तो एग्जांपल देखते हैं। आपको किसी लॉटरी में इन्वेस्ट करना है, $100 की लॉटरी है, मगर उसका जो जीतने का चांस है वो 1% है। आप $1 मिलियन जीत जाएंगे, $1 मिलियन जीत जाएंगे। इधर से हम पहली अगर ऑप्शन बनाते हैं, तो पॉसिब आउटकम 1 क्या है? प्रोबेबिलिटी है 1%। मॉनेटरी वैल्यू है कितना जीत जाएंगे आप? $1 मिलियन। ठीक है जी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर पहली जीतने की प्रोबेबिलिटी एक है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी 99 होगी। उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है? आपने कितने की टिकट ली है? 100 की। तो ये जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है, उसे आप या हमेशा नेगेटिव में दिखाएंगे। छोटा सा न्यूमेरिकल आ भी सकता है, आपको न्यूमेरिकल नहीं होगा सिर्फ एक, वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना लैदा वीडियोस में, तब आपको आइडिया हो जाएगा। तो लॉस को आपको माइनस में शो कर दिया। अब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू इस प्रोजेक्ट की आपको देखेंगे वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, आपने देखा है जी, ये प्रोबेबिलिटी थी विनिंग की, विनिंग प्राइस प्लस लूज की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट था, और माइनस क्या आप लूज करने लगे हैं। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा $9901। अच्छा, ये आपको क्या बता रहा है? ये तो बता रहा है कि ये लॉटरी में इन्वेस्ट करने से आप $9901 का प्रॉफिट ले सकते हैं, अगर आप ये वायर लॉटरी टिकट लेते हैं। यस, दैट इज करेक्ट, बिकॉज आपने तो सिर्फ $99 लूज करेंगे। आप इतने पैसे ले सकते हैं। मगर समझने की बात ज़रूरी है कि आपको, आप जीत तो इतने जाएंगे, मगर वो जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% है। वो 1% प्रोबेबिलिटी है। तो आपको EMV बता रहा है कि यस, यू कैन टेक द प्रोजेक्ट, बिकॉज अगर आप जीत गए, एक बेशक आपका 1% ही चांस है, क्योंकि जीत सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1% है। आप जीत गए तो आप जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले लेंगे। सेकंड, सेकंड देखें। अच्छा, यही बात देखें, मॉनेटरी वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर मैं इसी एग्जांपल में आपके लिए मैं बता दूं, आपने $100 की लॉटरी लेनी है, और मैं अगर ये जो आपकी आउटकम है इसको $1000 कर दूं, तो सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। मतलब कि आप $100 की लॉटरी लेके, ये जो आउटकम है मैं इसको, मतलब कि मॉनेटरी वैल्यू विनिंग की प्रोबेबिलिटी ये 1 मिलियन से इसको सिर्फ
$1000 कर दूं, तो देन देखें ये कुछ नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। जो ईएमवी का आंसर है वो पॉजिटिव में नहीं आएगा, वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मतलब है तो इसका मतलब है आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप $1000 की बात करेंगे, $1000 में से 100 तो आपका ज़ाया हो जाएगा, तो फिर आपको वो बहुत कम वैल्यू निकलेगी। तो मॉनेटरी वैल्यू ही एक बड़ा बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। आपको देख रहे हैं, इसी तरह अगर ये $500 की $1000 की लॉटरी होगी तो ये नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगा। आप करके देख लेगा, इनमें से ये वैल्यू आपने चेंज करनी है यहाँ पे, तो आपको चेंज करके आपको पता लग जाएगा। जब नेगेटिव में आंसर आ जाएगा इसका मतलब है आपने वो नहीं करना। मगर कीपिंग इन माइंड यहाँ पे फिर जीतने की प्रॉबिलिटी एक है, मगर वो अगर आप 1% जीत गए तो आप इतना प्रॉफिट ले लेंगे तो आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉनेटरी वैल्यू है वो $990,000 की बहुत ज़्यादा है, जितना आपने इन्वेस्ट किया था $100। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये एग्जांपल है, इसमें भी दो ही केसेस हैं। आप ये बात हो रही है कि आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ठीक है जी। पहला उसका केस है, अच्छा सक्सेसफुल क्या है कि विद द प्रोबेबिलिटी, अच्छा द कंपनी हैज़ आइडेंटिफाइड टू पॉसिबल आउटकम्स। द प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 20%, और सक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी तो अनसक्सेसफुल की 80% आ जाएगी। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो $1 लाख का होगा। और अगर आप इस प्रोजेक्ट में जो अगर आप फेल हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल चला जाता है, तो आपको $50 का नुकसान होगा। आपने प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट को निकाला, प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट को निकाला, दोनों को ऐड किया तो आंसर आया -$20,000। ये मैंने आपको कंसेप्ट के लिए दो एग्जांपल डाली थी। अच्छा, -20, तो यहाँ से माइनस आ रहा है तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा है इंडिकेटिंग दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नेगेटिव, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं आप। देखें, क्योंकि अनसक्सेस यहाँ पे वहाँ पे भी अनसक्सेसफुल की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई ये -$20,000 है। मगर दैट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ सकता है। अगर यहाँ पे ये जो $1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, इसे आप $10 लाख कर दें या 1 मिलियन कर दें, तो देन ये पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों, आपने हारना तो सिर्फ 50,000 है और उसकी 80% प्रोबेबिलिटी है, मगर वो उस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल, अगर आप इस वैल्यू को बहुत बड़ा कर देंगे, आप देखेंगे यहाँ तक वैल्यू जाएंगे, क्योंकि अभी फ़ायदा भी आपको सिर्फ $1 लाख का है और उसकी प्रोबेबिलिटी है सिर्फ 20, और हारने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 80। तो आपको इसे बता रहे हैं नहीं करना चाहिए। मगर अगर आप इस वैल्यू को बहुत ज़्यादा गेन कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव में चली जाएगी, और देन एट दैट पॉइंट आप एक प्रोबेबिलिटीज़ की बेस पे डिसीजन ले सकते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, वैसे मैंने एक और एग्जांपल डाली है, मगर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये आप खुद देख लीजिएगा। स्लाइड्स मुझे डीएम करके आपको मिल जाएंगी। अगर कोई मसला हो तो आप मेरे से डीएम भी कर सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको ये दो दो एग्जांपल से काफ़ी क्लियर हो गया, तो आप ये एग्जांपल भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे डिसीजन ट्री भी करते हैं। डिसीजन ट्री में क्या फ़र्क होता है? डिसीजन ट्री तो आप करते हैं ना, क्या क्या। अब हमने एक डिसीजन ट्री भी, इसके जो ईएमवी के आगे एक डिसीजन ट्री भी है। आपने बहुत ज़्यादा डिसीजन ट्री पढ़े होंगे, मगर मैंने एक एग्जांपल इसकी भी डाली है जिसमें आपको ईएमवी और डिसीजन ट्री को साथ मिलकर पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा, डिसीजन ट्री में क्या हम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बाय हाई क्वालिटी लैपटॉप इंश्योरेंस। ओके, अब डिसीजन ट्री के हमेशा दो पहलू होते हैं कि आपने लैपटॉप इंश्योरेंस बाय करनी है या नहीं करनी, हाई क्वालिटी वाली। उसकी कॉस्ट है, यस की कॉस्ट है 150, नो करेंगे तो ज़ीरो है। ठीक है, अब यहाँ से आगे ईएमबी स्टार्ट हो जाएगा। डिसीजन ट्री के पहले दो वेरिएबल्स होते हैं, यस और नो। इसके आगे ये डिसीजन ट्री है, और जो बाकी अगला पार्ट है ये आपका आता है, किस में आता है? ईएमबी में। अच्छा, अब अब यस की प्रोबेबिलिटी भी 100 होगी और नो की प्रोबेबिलिटी भी 100 होगी। अब 20% चांस है कि आपने इंश्योरेंस ले लिया है, चांस ऑफ मेजर डैमेज। 20% चांस है मेजर डैमेज, उसका आपने ईएमवी निकाल लिया, वो -$100 आता है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट का 20 ये है, तो 80%, क्योंकि यस के अंदर भी पूरी बात है, ये आपको समझाने के लिए मैंने डिसेंट एक एग्जाम्पल डाली है। यस के अंदर भी पूरी 100% प्रोबेबिलिटी है, तो 80% चांस है माइनर डैमेज की, उसकी प्रोबेबिलिटी आती है -$40। आप सबको ऐड कर लें, $290 आपका टोटल चला जाएगा। या इसमें से समझ लें ये तो आपने इंश्योरेंस की है, बाकी $140 का आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने इंश्योरेंस भी पे किया हुआ है और ये भी चला जाएगा। अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाते, अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाते तो आपने देखना है, आपको डिस्टिंक्ट ट्रीटमेंट है। 20% आपको मेजर डैमेज में आपको $100 पे करना पड़ेगा, 80 में ये पे करना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ इंश्योरेंस आपको देखो आपको $150 देना पड़ेगा, और इन केस ऑफ नॉन इंश्योरेंस तो आपको $140 देने पड़ेंगे। तो आई थिंक आपको नो इंश्योरेंस के साथ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। ठीक है, दिस पार्ट इज जो यस के नीचे वाला पार्ट है वो सारा एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है, नो के नीचे वाला पार्ट है वो भी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है, क्योंकि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आपको 100% केस दिखाता है। अब डिसीजन ट्री में एक यस होता है, एक नो होता है। हाल ही एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू में सिर्फ एक केस होता है जो आपको 20% मतलब कि ऐड करके 100 बना रहा होता है। डिसीजन ट्री में दो केसेस होते हैं, एक यस का केस 100 होता है और एक नो का केस 100 होता है। अच्छा, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट स्लाइड,
बहुत ज़्यादा जो ये PM बॉक्स 6 में भी है, 7 में भी है, 5 में भी है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको तो आपने ना याद कर लेना है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊँ। हमने कहा था जो आपके रिस्क होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो पहली हम एग्जांपल देखने लगे हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में 5 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है एक्सेलेट। एक्सेलेट का क्या मतलब है कि रिस्क आपके, एक्सेलेट आप तब करें, आप किसी अप्रोप्रिएट पार्टी को रीच करें, रिस्क आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मतलब कि PM के आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो मोस्टली ये नॉर्मली होते हैं प्रोग्राम और पोर्टफोलियो लेवल पे, ठीक है, नॉट एट प्रोजेक्ट लेवल पे नहीं होते। आप किसी ऐसी पार्टी को रीच करें जो इजीली हैंडल रिस्क कर सके, ठीक है। आपने अपने सीनियर्स को बता दिया, प्रोग्राम पोर्टफोलियो मैनेजर भी होंगे, वो देख लेंगे, या आप उनके साथ मिलके ऐसी पार्टी को रीच करें ताकि उसको वो बर्दाश्त कर सकें, तो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मेरे बस के बाद की बात हो गई है। ये एक्सलेट कैटेगरी है। ये स्ट्रैटेजी आप, ये वो वाली स्ट्रैटेजी है, तब आप अडॉप्ट करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है कि आप रीच आउट अप्रोप्रिएट पार्टी करेंगे, ये आपके लेवल पे नहीं होता, मोस्टली ये प्रोग्राम और पोर्टफोलियो लेवल पे होता है, उसमें करेंगे। अच्छा, अवॉइड की कैटेगरी है। अवॉइड में क्या करते हैं, प्लान द प्रोजेक्ट इन सच अ वे एज टू एलिमिनेट द रिस्क। ठीक है जी। अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल बनाते हैं, आप प्लान ऐसे करते हैं कि आप रिस्क को मतलब कि एलिमिनेट कर सकें। कैसे कर सकते हैं जी? फॉर एग्जांपल, आपके ना अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ रेंटल इक्विपमेंट लेना था। ठीक है, आप डर रहे हैं कि रेंटल इक्विपमेंट तो मैं लूँगा, उसके भी चार्ज होंगे, उसका मुझे ओवर टाइम भी पड़ जाएगा। मैं ज़्यादा, अगर मैंने 15 दिन के लिए लिए, हो सकता है मुझे 30 दिन रखना पड़ जाए, तो ओवर टाइम भी पड़ जाएगा, तो मेरा बजट खराब हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा ओवर टाइम पड़ जाएगा, तो मैंने इसको एलिमिनेट करना है। आपने इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया, अवॉइड का प्लान आपका आप यूज़ करेंगे, आपने एलिमिनेट कर दिया, आपने वो रेंटल इक्विपमेंट परचेज कर दिया। आपको रखा था अगर मैं 15 दिन में वापस कर दूं, वो डिसीजन ट्री मैंने क्यों पढ़ाया, 15 दिन में वापस कर दूं तो मुझे इतना फायदा हो जाएगा, अगर मैंने को 30 दिन रख लिया तो मुझे नुकसान होने लग जाएगा। वहां से आपने देखा, और आपने देखा कि अगर मुझे चांसेस है कि मैं 25 30 दिन रख रहा हूँ रेंटल इक्विपमेंट, आप उसको, आपने वो परचेज ही कर लिया और अवॉइड कर दिया। ठीक है, ये अवॉइड की कैटेगरी है। आपने प्लान किया, इसको एलिमिनेट कर दिया, ताकि वो रिस्क रहा ही नहीं कि आप जितना रेंटल रखेंगे उतना आपको नुकसान होगा। ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र आप क्या करते हैं, आप इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आपके आजकल सोलर बहुत चल रहा है, आपके घर पे सोलर लगा हुआ है। ठीक है, आपको डर है कि मैं ऐसे एरिया में सोलर लगा हुआ है जहाँ पे बहुत स्टॉर्म्स आते हैं, सुनामी आ जाते हैं, हरिकेन आता है, या हो सकता है मीटर एस्ट्रॉयड गिर जाए आपके सोलर पे, या कुछ पत्थर गिर जाए आसमान से, वो ख़राब हो जाए। तो आप कहेंगे जी मेरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, मैं $1000 दे के उसकी इंश्योरेंस करवा लेता हूँ, ताकि मैं तो सेफ हूँ। मैंने तो सिर्फ देखे ना, 1 मिलियन के बदले में मुझे अगर $100 या $500 मिलकर मुझे इंश्योरेंस मिल जाती है, तो मेरा तो पूरा सोलर सेफ है। फिर बेशक खड़ी कहना है, सलाब है, जो मर्जी आए। तो आपने ट्रांसफर कर दिया, आपने रिस्क को किसी अदर पार्टी को दे दिया। आपने को थोड़े से पैसे दिए हैं, इंश्योरेंस बाय कर ली है, इसकी एग्जाम्पल है, और आप सेफ हो गए, आपने रिस्क अपना ट्रांसफर कर दिया। अरे आपने कुछ नहीं किया, आपने बस उस पर एक थोड़ी सी पेमेंट की है और उसको बचा लिया। इंश्योरेंस बेसिकली, इंश्योरेंस जितनी भी है ना वो ट्रांसफर में ही आती है। गाड़ी की इंश्योरेंस भी इसी कैटेगरी में आती है। अच्छा, मिटिगेट, रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट। अच्छा, इसमें आप खुद कोशिश प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और आप कहते हैं $1 मिलियन है, मैं $1000 की इंश्योरेंस तो बड़ी महंगी है। अगर मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ, अगर मैं अपने सोलर पैनल के ऊपर शेल्टर लगा लूँ, इंस्टॉल अ मेटल, मतलब क्या, इंस्टॉल मेटल करते हैं, मतलब कि शेल्टर लगा लेते हैं, वो स्टॉर्म जिससे आप बच जाएं। आपने $1000 की इंश्योरेंस लेनी है, आप $500 की शेल्टर लगा कहते हैं मैं सेफ हूँ, मैंने क्यों $1000 ज़ाया करना है? तो वो आपने प्रोबेबिलिटी या इम्पैक्ट में से किसी को कम कर देते हैं। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट में से किसी को कम कर दिया, तो वो आप उसको मिटिगेट कम करने की कोशिश करते हैं। आपने शेल्टर लगा दिया, तो वो आपको, अब आपका ना पत्थर गिरेंगे, ना ये गिरेगा, ना हवा से कुछ होगा। अच्छा, जो लास्ट कैटेगरी है वो स्केप्ट है। इसमें आप कोई एक्शन नहीं लेते, कहते हैं आए तो देखी जाएगी, जो होगा कोई प्रेशर नहीं लेते। मतलब कि आपका जो आएगा, आपका जो आपकी नुकसान होगा, वो आप कहेंगे मैं अपने प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा। टेक द इंक्रीज कॉस्ट इन द रिड्यूस प्रॉफिट इफ इट अकर्स। अगर होगा तो मैं अपने नुकसान कर लूंगा, आने दो रिस्क। अगर यार प्रोबेबिलिटी है ना, रिस्क फ्यूचर इवेंट होता है, आ गया तो ठीक है, हो गया तो मैं अपने जो प्रॉफिट है, मैंने कोई $10,000 पे प्रॉफिट कमाना है, उसमें से मुझे नुकसान हो जाएगा $2000 का, मैं कोई मिटिगेट नहीं कर रहा, कोई एक्सलेट नहीं कर रहा, कोई ट्रांसफर नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें कोई ये प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, बिल्कुल ही प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई होगी। अगली जो चीज़ है अपॉर्चुनिटीज़, ये थोड़ी आपके लिए शायद नहीं हो। इसमें भी वही कैटेगरी है, जो पहली कैटेगरी है अपॉर्चुनिटी की है, वो है एक्सेलेट। सेम, आपने ऐसी पार्टी को रीच कर, कोई अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ रही है, मगर आपको लगता है कि आप उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते,
और आपके बस से बाहर है, तो आप अपने पोर्टफोलियो लेवल पे इसको एक्सीलेट करें, सीनियर मैनेजमेंट तक लेके जाएं, जब उन तक लेके जाएं जिसको प्रॉपरली और तौर पे उसका फ़ायदा उठा सकें। एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, आप सी करते हैं यार ये मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, मगर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको प्रोग्राम और पोर्टफोलियो लेवल तक ले जाता हूँ, होता भी ये प्रोग्राम और पोर्टफोलियो लेवल पे है मोस्टली। तो आप उसको वहाँ तक ले जाते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं प्रॉपर। ठीक है जी, ये सेम है दोनों में एक्सीलेट। आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये एक्सीलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, प्लान टू चेंज द रिस्क प्रोबेबिलिटी टू 100% सो दैट अपॉर्चुनिटी इज डेफिनेटली रियलाइज्ड। इसका क्या मतलब है? चलिए एक एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल है, आपको किसी वेंडर ने या आपके प्रोडक्ट ऑनर ने या किसी ने कह दिया, अगर आप प्रोजेक्ट 12 महीने का प्रोजेक्ट 6 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट के 2 महीने गुजर चुके हैं, 6 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम आपको 7 मिलियन प्रॉफिट दे देंगे। एग्जाम्पल बना रहा हूँ आपको। उसने क्या किया, 12 महीने का प्रोजेक्ट 6 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने क्या किया है, आप क्या करते हैं, आप कहते हैं ठीक है, आपने आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारा लगा देते हैं, बेस्ट रिसोर्सेज लगा देते हैं, सब कुछ लगाते हैं और 6 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब कि प्रोबेबिलिटी को 100% तक ले जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट रिसोर्सेज सारे लगा देते हैं, ताकि वो प्रोजेक्ट 6 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। आपको पता लगेगा वो 7 मिलियन का प्रॉफिट दे रहा है, आप अपने सारे बेस्ट रिसोर्सेज लगा देंगे तो वो तो 2-3 मिलियन का आपका नुकसान कर देंगे, मगर स्टिल आप 5 मिलियन या कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट बचा लेंगे। तो आपने उसको रिस्क को अचीव करने के लिए या वो बोनस लेने के लिए आपने बेस्ट रिसोर्सेज लगा दिए, तो वो आपने इसको एक्सप्लॉइट कर लिया। ठीक है जी। मतलब कि ये बात याद रखनी है, प्लान टू चेंज द प्रोबेबिलिटी टू 100% के डेफिनेटली अब मैं इससे फ़ायदा उठाऊंगा, और आपने उसकी प्लानिंग की है। आपको मैंने ये नंबर्स की गेम दे रहा हूँ, ये मैंने इसलिए पहले एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू और डिसेंट्री पे काफ़ी टाइम लगाया आपका। अच्छा, शेयर क्या है, इसमें आप पार्टनर कर लेते हैं। ऊपर वाली एग्जांपल लेके चलते हैं। यार आपको वेंडर कहता है कि 12 महीने का प्रोजेक्ट है, 6 महीने में कर दें, आपको पता है मैं जो मर्जी कर लूँ मेरे से कुछ नहीं होना, 7 मिलियन का प्रॉफिट है। अगर मैं किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर लेता हूँ या पार्टनर बना लेता हूँ जिनके पास वो रिसोर्सेज हैं, डील मेरे पास है, मैं उसका 50-50 डील कर लूंगा, तो वो 7 मिलियन से 3.5 मिलियन उसको दे दूंगा, 3.5 मिलियन अपने पास रख लूंगा। आपने पार्टनर कर लिया और प्रॉफिट देखें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी करा दिया, उनका भी करा दिया, और प्रोजेक्ट वो 6 महीने में डिलीवर हो गया, क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी नहीं थी, तो आपने शेयर कर लिया प्रॉफिट और उसमें पार्टनर कर लिया किसी को। ठीक है, ये आपकी, आप शेयर में ये करते हैं पॉजिटिव रिस्क में, ये पॉजिटिव की बात करें, इन सब में पॉजिटिव सिनेरियो है। इन्हांस, ये इन्हांस में आप करते हैं, आप इसमें 100% तक तो नहीं ले जाते हैं, मगर आप इंक्रीज प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ये कतर, बहुत सी एयरलाइंस ने ना फीफा वर्ल्ड कप में जो कतर में हुआ है ना, लास्ट 2022 में हुआ है, उसमें बड़ा फ़ायदा उठाया है। उन्होंने कहा है, उनको पता था कि इतना ज़्यादा रश होगा, जहाँ पे दुबई से कतर 4 फ्लाइटें जाती थी, उन्होंने 10 फ्लाइटें कर दी। टिकट की प्राइस $2,000 ही है। उन्होंने 4 फ्लाइटों से अगर वो $20,000 अर्न करते हैं, तो उन्होंने इंक्रीज़ कर दी, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ कर दी, फ्लाइटें ज़्यादा कर दी, लोड ज़्यादा था। फ्लाइटें आपको पता है एक्सपेसिव शेड्यूल होता है, उन रूट्स पे ज़्यादा फ्लाइट्स चला दी, तो उनका फ़ायदा हो गया। उन्होंने प्रोबेबिलिटी या इम्पैक्ट में से, जो आपने ऊपर आपको पता है प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट क्या करना है, एक चीज़ को इंक्रीज़ कर दिया तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब 100% पे नहीं लेके गए आप, 100% इज एक्सप्लॉइट, 100% एक्सप्लॉइट, यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, दैट्स वाई मैंने इनके दो सेपरेट पार्ट्स बनाए हैं। लास्ट केस आप एस्केप कर लेते हैं, ठीक है, आप कोई एक्शन नहीं लेते, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप चुप करके बैठे रहते हैं, आपके पास आ गया तो फायदा हो गया, दैट्स इट। आपने कोई काम नहीं लिया, ना आपने इन्हांस करने की कोशिश की, ना आपने शेयर किया, पार्टनर किया, ना आपने एक्सप्लॉइट किया। मतलब कि वो अगर 12 महीने वाले शेड्यूल की बात करें, आपको होता है जी 6 महीनों में 6 मिलियन प्रॉफिट, 7 मिलियन प्रॉफिट मिलना है, और जो आपके वो हैं 8 महीनों में इतना प्रॉफिट मिलना है। आप खुद ही अपने, आपको पता है आपको प्लानिंग कंप्लीट कर सकेंगे, आपने एक दो रिसोर्सेज थोड़ी सी कोशिश की, अगर वो हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो ना सही, अगर आया तो आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, रिस्क रिस्पॉन्स प्लान है, आगे प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेज हैं। मतलब कि आपको जो प्लान रिस्क का रिस्पॉन्स थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपको करते रहना चाहिए। प्रोजेक्ट के स्टार्ट में रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं, प्रॉम रिस्क के थ्रू और एंड तक चलते रहते हैं। अच्छा, आखिरी बात है, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एक्सेप्टेंस की भी दो क्राइटेरिया होती हैं, आपने देखा है, एक्टिव एक्सेप्टेंस होती है और पैसिव एक्सेप्टेंस होती है। एक्टिव एक्सेप्टेंस क्या है, कि आप इसमें ना कंटीजेंसी रिजर्व रखते हैं, हाँ रिस्क आ रहा है मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। चले नेगेटिव की बात करते हैं, रिस्क आ रहा है तो आपके पास फंड्स तो होने चाहिए, आपने कंटीजेंसी रिजर्व रखा है, तो यार मेरे प्रॉफिट में ये खाना है, अगर कोई ऐसी अनहोनी वाकयात हो गया तो मैं वहाँ से फंड यूज़ कर लूंगा। ये है कि आप पहले तैयार थे, आपने कंटीजेंसी रिजर्व तो रखा हुआ है, और टाइम रखा हुआ है आपने, ये फंड्स की सूरत में भी हो सकता है और टाइम की सूरत में भी हो सकता है। इस्टेब्लिश कंटीजेंसी रिजर्व जिसमें फंड्स भी हो सकते हैं, टाइम भी हो सकता है, टू हेल्प अगर वो अकर हो गया तो, क्योंकि रिस्क हमेशा फ्यूचर की बात है, हमें नहीं पता। मगर आपने स्टार्ट में प्रोजेक्ट कॉस्ट में कंटीजेंसी रिजर्व रखे हुए हैं कि अगर प्रोजेक्ट अकर हो गया तो मैं उसे यूज़ कर लूंगा। अच्छा, पैसे का प्रेफरेंस है,
आप कहते हैं रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी टाइम आप कोई वर्क अराउंड बना लेते हैं। आफ्टर द रिस्क अकर होने के बाद कोई वर्क अराउंड बनाने की कोशिश करते हैं, कोई सिचुएशन निकालने की कोशिश करते हैं। कोई आपका प्रोएक्टिव एक्शन नहीं होता। इसे कहते हैं पैसिव रिस्क एक्सेप्टेंस। रिस्क एक्सेप्टेंस भी आपने किया मगर ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है। दैट्स इट। कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। मगर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मैंने कोशिश की है कि आपको काफ़ी डिटेल से बताएं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं लगी, यू कैन डीएम मी। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन पोस्ट ऑन द